स्वागत। आज हम एंथम बायोसाइंसेज लिमिटेड के आने वाले आईपीओ पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी आरएचपी है। हाँ बिल्कुल। और इस आरएचपी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सीआरडीएमओ स्पेस में कैसे काम करती है। अच्छा। और हाँ, बाजार कैसा है, कौन है प्रमोटर्स, आईपीओ की डिटेल्स, फाइनेंशियल्स कैसे हैं। और रिस्क फैक्टर भी जरूर देखेंगे। हाँ वो तो बहुत जरूरी है। रिस्क और ग्रोथ दोनों पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है? ये जो आपने कहा सीआरडीएमओ, ये क्या होता है आखिर? हाँ, तो एंथम बायोसाइंसेज देखिए मूल रूप से एक सीआरडीएमओ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके। आसान शब्दों में कहें तो ये दूसरी फार्मा और बायोटेक कंपनियों के लिए दवा खोजने से लेकर उसे डेवलप करने और फिर बड़े स्केल पर बनाने तक का पूरा काम कॉन्ट्रैक्ट पे करती है। अच्छा, मतलब आउटसोर्सिंग पार्टनर एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और ये उनका मेन बिजनेस है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में देखें तो करीब 81-82% रेवेन्यू यहीं से आया। काफी ज्यादा। हाँ, और इसके लिए वो कई तरह की तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कस्टम सिंथेसिस, फर्मेंटेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और हाँ, फ्लो केमिस्ट्री भी। फ्लो केमिस्ट्री, ये कुछ नया लग रहा है। हाँ, ये एक निरंतर मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है, अक्सर ज्यादा एफिशिएंट और सुरक्षित मानी जाती है ट्रेडिशनल बैच प्रोसेस से, और ज्यादातर काम फी फॉर सर्विस मॉडल पर होता है, मतलब जैसा काम वैसे फीस। ठीक है, समझ गया। और उनका एक दूसरा सेगमेंट भी है शायद, स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स। हाँ बिल्कुल, स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स। इसमें वे खुद कुछ जटिल, मतलब कॉम्प्लेक्स और स्पेशल एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआईज बनाते और बेचते हैं। जैसे प्रोबायोटिक्स, कुछ खास तरह के एंजाइम्स, पेप्टाइड्स वगैरह। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इससे करीब 18% रेवेन्यू आया था। ये उनके सीआरडीएमओ बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करता है एक तरह से। ओके, तो ये तो ये बिजनेस की बात। अब अगर मार्केट को देखें तो कैसा माहौल है, कंपटीशन वगैरह कैसा है? देखिए, ग्लोबल सीआरडीएमओ मार्केट तो काफी तेजी से बढ़ रहा है। वजह यह है कि जो बड़ी फार्मा कंपनियां हैं वो अपनी कॉस्ट कम करने और एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर रही हैं। हाँ, ये ट्रेंड तो है। और भारत इसमें एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है। यहाँ कॉस्ट कम है, स्किल्ड लोग हैं और कई यूएस एफडीए अप्रूव्ड फैसिलिटीज भी हैं। लेकिन कंपटीशन? हाँ, कंपटीशन तगड़ा है। ये मार्केट बहुत फ्रैगमेंटेड है, मतलब दुनिया भर में 1000-1500 कंपनियां होंगी, छोटी बड़ी। और भारत में भी सिंजने हैं, साई लाइफ साइंसेज हैं, ये सब बड़ी और स्थापित कंपनियां हैं, तो मुकाबला तो है। तो इसी माहौल में अब ये आईपीओ ला रहे हैं। इसकी मेन डिटेल्स क्या हैं? हाँ, आईपीओ की बात करें तो सबसे जरूरी बात जो निवेशकों को पता होनी चाहिए वो ये है कि ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। पूरी तरह से ओएफएस? हाँ, इसका मतलब है कि कंपनी कोई नए शेयर जारी करके पैसा नहीं जुटा रही, बल्कि जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स और कुछ शुरुआती इन्वेस्टर्स, वो अपने हिस्से के शेयर बेच रहे हैं, लगभग 33,950 मिलियन तक के। ओह, तो मतलब आईपीओ का पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा? नहीं, पैसा सीधा बेचने वाले शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। ये उनके लिए एक एग्जिट रूट जैसा है। शेयर की फेस वैल्यू ₹2 है और ये बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होगा। ऑफर 16 जुलाई 2025 को बंद हो रहा है। ये तो बहुत अहम जानकारी है। मतलब कंपनी में फ्रेश कैपिटल नहीं आ रहा है इस आईपीओ से। चलिए फाइनेंशियल पे आते हैं। आंकड़े कैसे दिख रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर 2025 के आंकड़े तो काफी मजबूत दिखते हैं। रेवेन्यू करीब 30% बढ़कर 18,445 मिलियन हुआ। 30% ग्रोथ अच्छी है। हाँ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी, हाँ, वो भी करीब 23% बढ़कर 4,508 मिलियन हो गया। और एक खास बात है, उनका ईबीटी आई इमेजिन। हाँ, कितना है? लगभग 36.8%। आरएचपी के मुताबिक ये उनके भारतीय प्रतिस्पर्धियों में सबसे ज्यादा है। बेसिक ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर ₹8.07 था फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। अरे वाह, 36.8% मार्जिन, ये तो वाकई बहुत ऊंचा है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा रहा है? मुझे याद आ रहा है शायद 2023 में कुछ गड़बड़ थी। हाँ, आपने सही पकड़ा। ये बताना भी जरूरी है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू में गिरावट आई थी। प्रोस्पेक्टस में लिखा है
कि कुछ मॉलिक्यूल शायद डेवलपमेंट में फेल हो गए या मार्केट से हट गए। अच्छा। तो ये दिखाता है कि बिजनेस में प्रोडक्ट साइकिल और क्लिनिकल ट्रायल की सफलता का रिस्क हमेशा रहता है। हाँ, ये तो इस इंडस्ट्री की सच्चाई है। अच्छा, अब जरा प्रमोटर्स और रिस्क फैक्टर्स पर बात कर लेते हैं। कौन लोग हैं इसके पीछे और निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, तो मुख्य प्रमोटर्स में अजय भारद्वाज, गणेश सांबिशम, के रविंद्र चंद्रप्पा और ईशान भारद्वाज हैं। आईपीओ से पहले इन सब की मिलाकर करीब 70-71% हिस्सेदारी थी। ओके। और रिस्क में देखिए सबसे बड़ा है कुछ गिने चुने ग्राहकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता। फाइनेंशियल ईयर 2025 में टॉप 10 ग्राहकों से ही 77% से ज्यादा में रेवेन्यू आया। 77% बस 10 ग्राहकों से? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब अगर कोई एक दो बड़े ग्राहक चले गए तो कंपनी की हालत पर सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा दवा बनाने की प्रक्रिया में असफलता का जोखिम है ही। रेगुलेटरी इंस्पेक्शन पास करने का दबाव रहता है, जैसे यूएस एफडीए वगैरह का। हाँ, वो तो जरूरी है। कंपटीशन बहुत है, जैसा हमने बात की, और फॉरेन करेंसी रेट में उतार चढ़ाव का रिस्क भी है क्योंकि इनका एक्सपोर्ट भी होता होगा। ये सब बातें ध्यान में रखनी होंगी। अब भविष्य की बात करें तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? क्या प्लान्स है कंपनी के? कंपनी अपनी R&D कैपेबिलिटीज बढ़ाने पर फोकस कर रही है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, खासकर यूनिट 2 और 3 में एक्सपेंशन चल रहा है। अच्छा। स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट सेगमेंट में नए ग्राहक जोड़ने का प्लान है और ग्रीन केमिस्ट्री तकनीकों पर जोर है, जैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन और फ्लो केमिस्ट्री। ये ना सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर है बल्कि कॉस्ट भी कम कर सकती हैं। और अमेरिकी बाजार? हाँ, अमेरिकी बाजार के लिए उन्होंने डावोस फार्मा के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी की है, तो वो भी एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो एंथम बायोसाइंसेज एक अच्छी ग्रोथ और शानदार मार्जिन वाली CRDMO कंपनी दिखती है, लेकिन कुछ बड़े रिस्क भी हैं, खासकर ग्राहकों पर निर्भरता। और ये IPO पूरी तरह से ऑफ सेल है। सही कहा। निवेशकों को कंपनी की सर्विसेज, उसकी टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट का अनुभव, इन सबको समझना होगा, लेकिन साथ ही ग्राहक कॉन्सेंट्रेशन, रेगुलेटरी रिस्क और इस बात को कि IPO का पैसा कंपनी में री इन्वेस्ट नहीं हो रहा, इसको भी ध्यान से देखना होगा। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तेजी से फार्मा इंडस्ट्री बदल रही है, बायोलॉजिक्स और नई थेरेपीज जैसे सेल और जीन थेरेपीज आ रही हैं, क्या एंथम बायोसाइंसेज जैसी भारतीय CRDMO कंपनियां इस ग्लोबल इनोवेशन चेन में और बड़ी और ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।